जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 10 अगस्त 2021, दिन हो चुका है मंगलवार। तो आज की चुनिंदा मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, वही लोकसभा में पारित होगा संविधान संशोधन बिल, चुनावों से पहले OBC आरक्षण और मिजोरम में भूकंप के तेज झटके। इसी के साथ खबर आ रही है किसान आंदोलन से भी। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलते हैं पहली खबर की ओर। तो पहली खबर है, तेजी से गर्म हो रहा हिंद महासागर, भारत में भी लू बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन धरती पर और भी ज्यादा विनाशकारी होने वाला है, जिसका असर भारत पर भी होगा। यह बात संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। IPCC की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर दूसरे महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लू और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त अंतर सरकारी समिति IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंसेज बेसिस में कहा गया है कि समुद्र के गर्म होने से जल स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्र और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। चलते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज में है 1971 के भारत पाक युद्ध में कराची बंदरगाह पर बमबारी करने वाले नायक का निधन। साल 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के नायक कोमोडर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव का रविवार को निधन हो गया। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। कोमोडर राव 94 वर्ष के थे। उन्होंने महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। वह लंबी उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और उनके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। राव ने नौसेना के पश्चिमी बेड़े के एक छोटे समूह का नेतृत्व किया था और ऑपरेशन कैक्टस लिली के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया था। अगली खबर में है, UNSC डिबेट में PM मोदी बोले आज आतंकी घटना और समुद्री लुटेरों के लिए समंदर के रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आतंकी घटना और समुद्री लुटेरों के लिए समंदर के रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए हम इस विषय पर सुरक्षा परिषद के पास लेकर आए हैं समुद्री सुरक्षा रणनीति पर बोलते हुए PM मोदी ने भारत के विजन सागर का जिक्र भी किया। अगली खबर में है, पेगासिस मामला, रक्षा मंत्रालय ने संसद में कहा NSO समूह से कोई लेन देन नहीं हुआ। जिस पेगासिस मामले पर विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र के दौरान संसद को चलने नहीं दिया है और आरोप लगाया कि सरकार पेगासिस के जरिए लोगों के फोन में जासूसी कर रही है, उसको लेकर सरकार की तरफ से संसद में बड़ा बयान दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि मंत्रालय का NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं हुआ है। NSO ग्रुप के पास ही जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासिस का स्वामित्व है। अगली खबर में है, अनुच्छेद 370 के अंत के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम पहली बार श्रीनगर पहुंचे। वे 2 दिनों तक घाटी में रहकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो मंगलवार सुबह श्रीनगर के MA रोड में बने नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। राहुल हजरतबल में स्थित शंकराचार्य मंदिर भी जाएंगे। इसके अलावा वो गांदरबल जिले में स्थित कश्मीर की प्रसिद्ध शक्तिपीठ क्षीर भवानी मंदिर का भी दौरा करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, कोरोना की वजह से भारतीय सेना के 185 सैनिकों की गई है जान, लेकिन अब सभी सैनिक हो चुके हैं पूर्ण वैक्सीनेट। कोरोना की वजह से देश में हुई मौतों में सिर्फ आम नागरिक ही शामिल नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के कई सैनिकों को भी इस वायरस की वजह से जान गंवानी पड़ी है। कोरोना की वजह से देश में सेना के कितने सैनिकों की जान गई है, इसकी जानकारी सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में दी गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में बताया गया है कि कोरोना की वजह से तीनों सेनाओं के 185 सैनिकों की जान गई है। अगले समाचार में है, ओलंपिक ध्वज 2024 खेलों के लिए पेरिस पहुंचा। पेरिस ओलंपिक खेलों के अगले मेजबान पेरिस की मेयर एनी
हिडाल्गो ने टोक्यो से लौटने पर सोमवार को यहां ओलंपिक ध्वज फहराया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने टोक्यो समापन समारोह के दौरान रविवार को औपचारिक रूप से हिडाल्गो को ओलंपिक का ध्वज सौंपा था। देखते अगली खबर में है रजत पदक विजेता रवि दहिया को देखने के लिए भीड़ उमड़ी, हुआ जोरदार स्वागत। पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि कुमार दहिया का टोक्यो से यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। रवि अन्य भारतीय ओलंपिक दल के सदस्यों के साथ इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हासिल करने वालों का अशोका होटल में सम्मान होगा। रवि के कई प्रशंसक भारतीय झंडे के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचे और इन्होंने भारतीय पहलवान का स्वागत किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 23 नए केस मिले, 24 घंटे में एक मरीज की मौत। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए, जबकि एक और व्यक्ति की इस वायरस के चलते मौत हो गई। सोमवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में एक और कोविड-19 मरीज की मौत होने से अब तक 22,774 रोगियों की मौत हो गई है और नए मरीज मिलने से अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 17,08,793 हो गया है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स में जजों की रिक्तियों पर चिंता जताई, कहा कॉलेजियम की सिफारिश पर सालों तक निर्णय नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई साल तक नियुक्तियां नहीं करने के सरकार के अड़ियल रवैये पर सोमवार को गहरी नाराजगी व्यक्त की। न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या इतनी सीमित है कि जहां उनके लिए महत्वपूर्ण मामलों में तेजी से न्याय करना असंभव हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद खबर आ रही है केरल से। केरल में कोरोना वायरस के 13,049 नए मामले सामने आए, 105 और मरीजों की मौत। केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 105 और लोगों की मौत हो गई, जिसमें मृतकों की संख्या 17,852 पर पहुंच गई। राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इसके अलावा महामारी के 13,049 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल मामले बढ़कर 35,65,000 के करीब हो गए। विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य में अब तक 33,77,691 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी 1,69,512 मरीज उपचाराधीन है। विज्ञप्ति के अनुसार केरल में संक्रमण की दर 13.23% है और वर्तमान में विभिन्न जिलों में 4,86,836 लोग निगरानी में हैं। अगली खबर है किसान आंदोलन से। जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन आज खत्म, दिल्ली बॉर्डर पर जारी रहेगा प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन केंद्र के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद सोमवार शाम को समाप्त हो गया और इसे बढ़ाने के लिए पुलिस से कोई अनुमति मांगी नहीं गई। इसकी जानकारी भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुआ किसान आंदोलन हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर जारी रहेगा। किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंतर मंतर पर आहूत किसान संसद में तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी। देखते अगली न्यूज अपडेट। विधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है किंतु केवल खानापूर्ति न करे, मायावती ने दिया बयान। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि संसद में पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है किंतु केवल केंद्र खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे। उन्होंने ट्वीट किया कि ओबीसी वर्ग बहुजन समाज का अभिन्न अंग है जिसके हित एवं कल्याण के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में धारा 340 की व्यवस्था की एवं उस पर सही से अमल न होने पर देश में प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बीएसपी इन सभी वर्गों के लिए जी जान से समर्पित है, मायावती ने ट्वीट करके जारी किया है बयान। देखते अगली अपडेट। अगली अपडेट में आर पार के मूड में राकेश टिकैत कर दिया बड़ा ऐलान।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में आर पार की रणनीति तैयार होगी। किसान नेता टिकैत ने रविवार शाम को नोएडा के जेवर क्षेत्र में सबौता अंडरपास के पास आयोजित एक रैली के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग को दोहराते हुए कहा कि ये कृषि कानून किसान, मजदूर और आम जन के विरोध में है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को बर्बाद करने के लिए बना ये कृषि कानून देश के किसानों पर थोप दिए गए हैं, जिससे किसान पहले कर्ज में डूबेगा, फिर धीरे धीरे पूंजीपति किसानों से उनकी जमीन हड़पने का काम करेंगे। देश के लोग किसान आंदोलन से नहीं, वैचारिक क्रांति से जुड़ रहे हैं। अगली अपडेट में है अफगानिस्तान के एक और प्रांत की राजधानी पर तालिबान का कब्जा, सरेपुल शहर से पीछे हटी सरकारी फौज। अफगानिस्तान में तालिबान ने सोमवार को एक और प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बीच बागियों के हमले जारी है। हाल के हफ्तों में समूचे अफगानिस्तान में उग्रवादियों ने बढ़त हासिल की है और जिलों तथा बड़े ग्रामीण हिस्से पर नियंत्रण करने के बाद प्रांतीय राजधानी की ओर अपना रुख किया है। वहीं वे देश की राजधानी काबुल में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा और संयुक्त राष्ट्र की इस चेतावनी के बावजूद हमले हो रहे हैं कि सैन्य तौर पर जीत और सत्ता पर काबिज होने पर मान्यता नहीं दी जाएगी। अगली खबर में है आईओसी ने घरों तक डीजल आपूर्ति के लिए ऐप आधारित सेवा शुरू की। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घरों तक डीजल उपलब्ध कराने की सेवा देने वाली ऐप आधारित इकाइयों हमसफर इंडिया और ओकारा फ्यूलॉजिक्स के साथ गठजोड़ किया है। इसके साथ ही कंपनी ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में घरों तक डीजल उपलब्ध कराने की सेवा शुरू कर दी है। आईओसी के सोमवार को जारी बयान के अनुसार उसने हमसफर के साथ गठजोड़ किया है। हमसफर ने इससे पहले परिवहन और लॉजिस्टिक कंपनी ओकारा के साथ महाराष्ट्र में इस प्रकार की पेशकश के लिए भागीदारी की थी। दोनों कंपनियों का लक्ष्य पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नवी मुंबई, सोलापुर सहित राज्य के विभिन्न शहरों में घरों तक डीजल आपूर्ति सेवाएं शुरू करना है। अगली खबर में है ओबीसी आरक्षण, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मिल सकता है बड़ा तोहफा। ओबीसी आरक्षण को लेकर रोहिणी आयोग दे सकता है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों के फरवरी में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की पिछड़ी जातियों को केंद्र से उप वर्गीकरण का एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसमें ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में उनकी भी हिस्सेदारी निर्धारित हो जाएगी। अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका में बड़े डेल्टा वेरिएंट के मामले। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कारण अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। अमेरिकी शहर ऑस्टिन में सोमवार को वहां के अस्पतालों में आईसीयू में सिर्फ 6 बेड बचे थे। टेक्सास में ऑस्टिन की आबादी 24 लाख से अधिक है, तो कोरोना में भी कोई कमी आती नहीं दिख रही है। वहीं अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के मामले लगातार आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मिजोरम में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई तीव्रता। मिजोरम में सोमवार रात को 9:18 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मिजोरम के थेंजोल में आई इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी कि सोमवार रात को 9:18 पर मिजोरम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लाए केंद्र, ममता बनर्जी ने दिया बयान। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कानून लाना चाहिए और गैर आदिवासी लोगों को उन भूखंडों के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि जो लोगों का भूखंडों का हस्तांतरण होता है उनकी अनुमति ना दे और आदिवासियों की जमीन के लिए नया कानून केंद्र सरकार तत्काल लाए। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है पंजाब में किसानों व उद्यमियों ने बनाई भारतीय आर्थिक पार्टी, किसान नेता चढ़ूनी होंगे सीएम फेस। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सरकार से नाराज किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों एवं श्रमिकों ने एक नए राजनीतिक दल भारतीय आर्थिक पार्टी का गठन किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अगले समाचार देखते हैं। अगले समाचार में है ऑक्सीजन पर नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर क्या किया बताए सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के आवंटन और ऑडिट पर नेशनल टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट पर अमल के बारे में केंद्र सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट 2 सप्ताह में रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है सर्राफा बाजार का हाल। जानते हैं क्या रहा सोने का भाव। तो शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद सोमवार को बड़ी गिरावट आते हुए दिखी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना चांदी फिर से निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। MCX पर सोना अक्टूबर का वायदा 992 रुपए की गिरावट के साथ 46,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1275 रुपए की गिरावट के साथ 64,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, शेष उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ और बाकी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। स्काईमेट वेदर के अनुसार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और न्यूज अपडेट टुडे यही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की फटाफट बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।